हेलो गाइस, तो एपिसोड के शुरुआत में हम एमसी की मॉम को देखते हैं। एमसी की मॉम बता रही होती है कि बहुत टाइम पहले एंजल्स और डीमंस के बीच में एक वॉर चल रही थी। ओरिजिनली एंजल्स और डीमंस एक ऐसे ग्रुप है जिनकी आपस में कभी भी नहीं बनती है। ये वॉर अलग अलग सोच की वजह से स्टार्ट हुआ था और हेल और हेवन दोनों ही जगह पर डिस्ट्रक्शन और डिजायर के अलावा और कुछ भी नहीं था। और फिर एमसी की मॉम कहती है कि ये एंजल्स और डेमंस के बीच में चलने वाली फाइट को दोनों ही साइड के, और फिर एमसी की मॉम बताती है कि एंजल और डेमंस दोनों ही निरंतर संघर्ष के बाद थक गए थे और एंड में इस वॉर को खत्म करने के लिए उन लोगों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा और उन दोनों साइड ने ही डिसाइड किया कि उनके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑन हेड डुअल फाइट करेगा और उस फाइट में जो भी जीतेगा उसे उस वॉर में जीत मिल जाएगी। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने मॉम से कह रहा होता है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्या आप मुझे इसे समराइज करके 5 लाइन में बता सकते हैं, मेरा जन्म का इससे क्या लेना देना है। तो एमसी की मॉम कहती है कि रुको, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। और फिर एमसी की मॉम बताती है कि एंजल्स ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना था वो आर्च में जिस सेराफिम होती है और डीमंस की तरफ से ग्रेट डीमन बाल होता है और उन दोनों के ऊपर 1000 ईयर से चलते आ रहे युद्ध को उन दोनों के ऊपर दांव पर लगाया गया है और उन दोनों टॉप लीडर्स के बीच में वो डेथ मैच होने वाली है और वो बैटल वल्हला कैनियन में हुआ था। तभी हम एमसी के फादर को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए एमसी की मदर से कहने लगता है कि क्या सेराफिम तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आर्च मैच की नाम लेते हुए। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने फादर को साइड करते हुए कहता है कि इस स्टोरी के बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। फिर हमें उस स्टोरी का सीन दिखाया जाता है। वो जो ग्रेट डीमन होता है वो सेराफिम से पूछता है कि क्या ये हमारी पहली बार आमने सामने की फाइट नहीं है, तो फाइट स्टार्ट करने से पहले कॉफी के बारे में क्या सोचती हो। सेराफिम कहती है कि मैं लाइट के पावर से तुम्हारे मुंह को शुद्ध कर दूंगी। और फिर एमसी की मॉम कहती है कि तो इस तरह उनकी फाइट स्टार्ट हुई और लाइन पर एंजल्स और डीमंस की प्राइड की। अभी हम देखते हैं कि सेराफिम और उस ग्रेट डीमन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि उन दोनों का फाइट चलते रहा और उन दोनों में से किसी के अंदर भी डिफीट होने का साइन नहीं दिखा। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के फाइट की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का ही पंच एक दूसरे को लगता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उन दोनों के फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी फाइट का कोई भी अंत नहीं है और इसी तरह उन लोगों ने एक और 1000 साल तक की फाइट की। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि फाइट करते हुए आपस में ही कह रहे होते हैं कि ये क्या है, हमने तो इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए आपस में फाइट स्टार्ट की थी लेकिन हम दोनों तो इस फाइट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और फिर वो ग्रेट डीमन कहता है कि तो चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। तो सेराफिम भी कहती है कि हाँ, अब हमें और ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है और इस डर से हम दोनों की मौत हो सकती है। तो वो ग्रेट डीमन कहता है कि हम दोनों को अननेसेसरी थकावट से बचना चाहिए, तो चलो इसे खत्म करते हैं हमारे अल्टीमेट मूव के साथ। और फिर हम सेराफिम को देखते हैं जो कि अपनी अल्टीमेट मूव को प्रिपेयर करने लगती है। और फिर हम उस ग्रेट डीमन को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये दुख की बात है। और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रेट डीमन भी अपने अल्टीमेट मूव को प्रिपेयर करने लगता है। फिर हम सेराफिम को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं लव के पावर से सब कुछ को पार कर दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनका अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस मोमेंट पर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि हम कभी नहीं सोच सकते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एंजल और डीमन की अटैक आपस में टकराते हैं और उस ब्लास्ट के वजह से उनके अटैक में कुछ ऐसा लोचा होता है जिसके वजह से वो डीमन और एंजल आपस में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि दो अल्टीमेट मूव्स के वर्ड सरप्राइजली एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं। फिर हम उस एंजल और डीमन को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। तो वो डीमन कहता है कि लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं लगता है। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ तक कि एंजल्स और डीमंस भी इस बैटल को ऑब्जर्व करके उस पर सवाल उठाने लगे। और फिर हम उस एंजल को देखते हैं जो कह रही होती है कि एक ऐसा एहसास जिसे कि हम कभी एहसास नहीं कर सकते थे, हम इन सब से
जूझ रहे हैं, है ना। तो वो डीमन कहता है कि लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए कुछ बनाने का समय है, शुरू से ही इस तरह से सामने आना तय था। तो फिर हम एंजल्स को देखते हैं जो कि उन लोगों से कह रहे होते हैं कि नहीं दूर रहो। तभी कुछ एंजल्स चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि म्यूजिक बजाना बंद करो। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डीमन और एंजल आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि सभी के डिसअप्रूवल के बावजूद वे अपने जुनून को नहीं रोक पाए। फिर हम उस अरेना के बाहर डीमन और एंजल्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि उन दोनों को अलग करके रखो। और वो लोग इस दर से उस भाग पर पहुंचने जा रहे हैं। वो क्या है, वो अच्छा नहीं है। और सारे डीमंस और एंजल्स उनको रुकने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा होता है। तो एक एंजल शर्माते हुए कह रहा होता है कि वो लोग वो कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अंत में वो लोग वो काम कर रहे हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम एमसी के फादर को देखते हैं जो कि एमसी की कान को बंद करते हुए एमसी के मॉम से कह रहा होता है कि तुम इस स्टोरी को कहाँ तक बताने वाली हो, एमसी का उम्र अभी भी कम है। तो एमसी की मॉम कहती है कि वो अभी 19 साल का है और वो इस स्टोरी को जानने के लिए काफी बड़ा हो गया है। क्या अज्ञानी रहना मूर्खता नहीं है? और इस तरह से चीजों को शांत रखने में बच्चों को गलतफहमी हो जाती है। तो एमसी के फादर कहते हैं कि फिर भी हमें एमसी के अडल्ट होने तक इसे ध्यान में रखना होगा स्टेप बाय स्टेप। और हम देखते हैं कि एमसी भी इस स्टोरी को सुनकर शर्मा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जब एमसी का जन्म हुआ था तब का सीन दिखाया जाता है। और एमसी का जब जन्म हुआ था तब एमसी के पास डिमोनिक पावर और एंजल्स की पावर दोनों ही होती है। और ये सब सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और एमसी कह रहा होता है कि तो ये है मेरी जन्म का राज। और फिर एमसी वहाँ से एक अजीब सा फेस बना के जाने लगता है। तभी एमसी के फादर एमसी को रोकते हैं और एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहे होते हैं कि इस सीक्रेट में और भी बहुत कुछ है। तभी सीन चेंज होता है और हमें सिमजिन और उसके साथी को दिखाया जाता है। तो सिमजिन कह रहा होता है कि ये पड़ोस इसमें हाल ही में इतने ज्यादा शोर शराबे क्यों हो रहे हैं? क्या मुझे इंटरेस्ट को छोड़कर रीडेवलपमेंट में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए? तो फिर सिमजिन कहता है कि लेकिन वो कौन है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों के सामने डार्क सैटर्न खड़ा होता है और डार्क सैटर्न उनसे कह रहा होता है कि मेरे रास्ते में मत खड़ा हो। तो हम सिमजिन के दोनों साथी उन दोनों मोटा पर्सन को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो आ गया और एक स्ट्रेंज पर्सन। तभी दूसरा मोटा पर्सन कहता है कि तो अब क्या? हम डार्क सैटर्न को देखते हैं। डार्क सैटर्न कहता है कि मैंने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर हम सिमजिन को देखते हैं जो कि सैटर्न को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस आदमी के पास एक निश्चिंत आकर्षण है। और फिर सिमजिन गुस्सा करते हुए डार्क सैटर्न से कह देता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं ये सुनूंगा? तो हम डार्क सैटर्न को देखते हैं जिसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर को रिलीज करने लगता है। और फिर हम उन दोनों मोटा पर्सन को देखते हैं जो कि गुस्सा करते हुए डार्क सैटर्न से कहने लगता है कि वो तुम बड़े आदमी, क्या तुम एक तरफ हटने की मन बनाओगे? तो दूसरा मोटा पर्सन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मेरा दोस्त कौन है और तुम अभी भी हमारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो? तो हम सिमजिन को देखते हैं जो कि उनके पीछे सांसते हुए कह रहा होता है कि उसे रहने दो। तभी दिखाया जाता है कि डार्क सैटर्न बहुत जोर से रोर करता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सिमजिन वहाँ पर खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मोटा पर्सन उस हवा के वजह से वहाँ से पीछे चले जाते हैं और दीवार से टकरा जाते हैं। और फिर हम डार्क सैटर्न को देखते हैं जो कि सिमजिन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। और डार्क सैटर्न सिमजिन से कह रहा होता है कि मेरे रास्ते में मत खड़े हो। तो सिमजिन गुस्सा करते हुए डार्क सैटर्न से कहता है क्योंकि एक मैन का कुछ न कुछ प्राइड होनी चाहिए। तो डार्क सैटर्न सिमजिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सिमजिन वहाँ से बहुत ही स्पीड में डार्क सैटर्न के पीछे चला जाता है। और सिमजिन डार्क सैटर्न से कहता है कि क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं? तो डार्क सैटर्न कहता है कि हाँ मेरे बगल में ठीक है। और फिर डार्क सैटर्न सिमजिन से पूछता है कि मैं एक हैप्पी अपार्टमेंट को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो सिमजिन डार्क सैटर्न से कहता है कि तुम इस गली में टर्न डाउन करके उस अपार्टमेंट तक पहुँच सकते हो। तो डार्क सैटर्न अपने वेपन को पकड़ते हुए सिमजिन से कहता है कि एक टर्न तुमने कहा। और फिर डार्क सैटर्न अपने वेपन को निकाल कर वहीं पर एक अटैक करता है और कहता है कि मेरे बुक में मोड़ लेने जैसी कोई भी बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि डार्क सैटर्न का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डार्क सैटर्न एक रास्ता बना देता है। और डार्क सैटर्न कहता है कि मेरे लिए सारे
रास्ते सीधे होते हैं, अगर वहाँ पर सड़क नहीं है तो मैं बना लूंगा, यही एक ताकतवर का निशानी है। तो हम सिमजिन को देखते हैं जो कि हंसने लगता है और कहता है कि तो मैंने पहली बार देखी कि असली ताकत क्या होती है, और क्योंकि मैं एक लिटिल डीमन हूँ तो फिर मैं एक बड़े और पावरफुल डीमन को फॉलो करूंगा। और गाइस, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मतलब कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है, तो इसके 2 पार्ट्स पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाके देख लो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बता देना कि ये वीडियो कैसे लग रही है। फिर सिमजिन कहता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि पावर की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो श्रेय वहीं देता है जहाँ पर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सिमजिन फिर से डार्क सैटर्न के आगे खड़ा हो जाता है। तो डार्क सैटर्न सिमजिन से कहता है कि ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना। तो हम देखते हैं कि सिमजिन उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि मैं आपका मार्गदर्शन बनूंगा, क्या ये ठीक है अगर मैं आपके नीचे रहूंगा? तो डार्क सैटर्न कहता है कि नीचे सही है। तो हम देखते हैं कि सिमजिन अपने घुटनों के बल चलने लगता है और कहता है कि 500 मीटर सीधे आगे चलिए। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये अंत नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ। तो एमसी की मॉम कहती है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो, तुम सिर्फ जन्म लेने से ही इतने इम्पोर्टेंट क्यों माने जाते हो, ये बात अभी तक हमने तुमसे नहीं बताई है। तो एमसी के फादर कहता है कि मैं इसे समझाऊंगा ताकि तुम इसे पूरी तरह से समझ सको। और फिर एमसी के फादर बताते हैं कि सेफाइम और वाल के बेटे के बारे में हेल और हेवन दोनों ही जगह पर जंगल में लगी आग के जैसे बात फैल गई थी, और इससे मेरे मन में अब्रक्स के उस प्राचीन भविष्यवाणी का ख्याल आया जो सिर्फ प्राचीन भविष्यवाणी में ही वर्णित थी। क्या सचमुच में पौराणिक और बहुत ज्यादा पावरफुल एपेक्स अब्रक्स वास्तव में हो सकते हैं? क्या सचमुच में एक 19 साल का ह्यूमन इनिशियल अवेकनिंग से गुजरेगा और ग्रैंड अवेकनिंग से गुजरने के बाद क्या वो एक अपेक्स हाइब्रिड बन जाएगा जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर वो एपेक्स हाइब्रिड एंजल्स के साइड पे होगा या फिर डीमंस के साइड पर? और बहुत ज्यादा पावरफुल एपेक्स हाइब्रिड सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही है, और इसकी क्या गारंटी है कि वो सचमुच में एक एपेक्स हाइब्रिड बनेगा? और अभी करंट सिचुएशन में कोई भी एपेक्स हाइब्रिड मौजूद नहीं है। और हम देखते हैं कि एंजल्स और डीमंस के बीच में एक मीटिंग हो रही होती है, और उस मीटिंग में ही ये सब बात चल रही होती है। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि ये सब क्या बकवास है। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो कह रही होती है कि उस सिचुएशन में हम उस डीमन बच्चे को ले जाएंगे। अगर तुम लोग एपेक्स हाइब्रिड के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो तुम लोग उस पावर के लायक नहीं हो। तो हम एक एंजल को देखते हैं जो कि उस डीमन से कह रहा होता है कि नहीं, किस आधार पर? इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एंजल्स के साइड में रहेगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बाल और सेराफिम को दिखाया जाता है। बाल सेराफिम से कह रहा होता है कि ये प्यार है जिसे कि हमने आज तक अनुभव नहीं किया था। और फिर एंजल्स कह रहे होते हैं क्योंकि बच्चा प्रेम की शक्ति से पैदा हुआ था तो फिर वो बच्चा एंजल्स की तरफ रहेगा। तो डेविल्स कहते हैं कि ये कितना बेतुका है, वो जुनून से हुआ था, सिर्फ प्रेम से नहीं, और वो बच्चा डीमंस के साइड पर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एमसी के फादर और एमसी के मॉम आपस में झगड़ा करने लगते हैं, और एमसी के फादर कह रहे होते हैं कि एमसी उनके साइड में रहेगा। तो एमसी की मॉम कहती है कि क्या इसे हम और एक वॉर से सॉल्व करने वाले हैं तो फिर मेरे पीछे वालहल्ला कैनियन में चलो। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहता है कि बस नाटक बहुत हो गया, अब सच बताओ। और वो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर बताया जाता है कि वो डीमन एंजल से कह रही होती है कि एक एंजल के वर्ड्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो चलो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो एंजल्स भी कहते हैं कि सचमुच में कॉन्ट्रैक्ट डीमंस की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। और फिर डीमंस और एंजल्स मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि एमसी की परवरिश डीमन और एंजल दोनों ही मिलकर करेंगे, और जब तक बच्चा 19 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसके पास उनके गार्जियन के अलावा और कोई भी डीमन या फिर एंजल नहीं जाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार तुम्हें पीछे छोड़ते हुए डीमन और एंजल ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। और फिर एमसी की मॉम कहती है कि मैं डीमंस की तरफ से तुम्हारी गार्जियन हूँ। तो एमसी के फादर कहते हैं कि और मैं एंजल्स की तरफ से तुम्हारा गार्जियन हूँ। और फिर वो दोनों ही एमसी से कहते हैं कि इसीलिए हमने
हमने उनकी तरफ से तुम्हारा पालन पोषण किया। तो हम एमसी को देखते हैं जो कहता है कि तो ये ऐसे हुआ था, मॉम डैड हैना और स्केलपेल का अचानक से ऐसे सामने आना तो सब कुछ झूठ था। और एमसी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। तो हम देखते हैं कि एमसी की फादर एमसी की मॉम के पीछे जाके छुपने लगता है और कहने लगता है कि इस पॉइंट पर मेरा लाइफ। तो एमसी कहता है कि सब कुछ झूठ था। तभी हम एमसी के फादर को देखते हैं जो डरते हुए एमसी से कहता है कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि तुम जानना चाहते थे, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो एमसी की मॉम कहती है कि फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एमसी की मॉम सोच रही होती है कि एक बार डार्क सैटर्न आ जाए तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हम डार्क सैटर्न को देखते हैं, उसके सामने सिमजिन घुटनों के बल चल रहा होता है और डार्क सैटर्न आगे आ रहा होता है। और फिर सिमजिन डार्क सैटर्न से कहता है कि जैसे ही हम इस वर्कशॉप को पार करेंगे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो डार्क सैटर्न कहता है कि क्रॉसिंग का जिक्र मुझे नर्क में बिताए समय का याद दिलाता है, जब मुझे नंगे बदन के अलावा और कुछ भी नहीं लेकर स्ट्राइक्स रिवर को पार करना होता था। और उस टाइम के बाद मुझे और किसी भी चीज का डर नहीं रहा, मुझे बस सीधे आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि तभी डार्क सैटर्न की तरफ एक बस आ रहा होता है। तो डार्क सैटर्न कह रहा होता है कि लाइट तो लाल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डार्क सैटर्न उस बस को धक्का दे देता है जिससे कि उस बस का बुरा हाल हो जाता है। और फिर हमें उस बस को दिखाया जाता है, उसके सारे ग्लास टूट गए होते हैं। तभी डार्क सैटर्न बहुत तेजी से उस बस की तरफ जाता है और उस बस को दो टुकड़े करके बाहर आ जाता है। और फिर हम डार्क सैटर्न को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ऐसा करने से गुदगुदी होती है। फिर हम उसे पीछे सिमजिन को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो डार्क सैटर्न सिमजिन से कहता है कि आगे बढ़ते रहो लिटिल यम। फिर हमें हैना को दिखाया जाता है जो कि स्काई में फ्लाई कर रही होती है और हैना कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने सैटर्न को भेजा है। और जैसा कि डीमन से एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा नीचे है। फिर हम स्केलपेल को देखते हैं जो कि वहीं पे एक टेरिस पे होता है और वो कह रहा होता है कि खैर ये थोड़ा ज्यादा है, उन्होंने बिना मुझसे पूछे ही इसे भेज दिया, लेकिन ये एक बहुत ही ठोस रणनीति है, इसलिए मैं वास्तव में इस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि स्केलपेल और हैना आपस में बात कर रहे होते हैं। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक किए बिना मत जाना।